अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने वेद दर्शन उपनिषद के निचोड़ के रूप में हम सबको सेवा के महत्व के बारे में बताया। एक बार पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए जोरदार करतल ध्वनि। देखिए, हम सब बड़े विद्वान नहीं हो सकते, हम सब 10-20 साल पढ़ाई करने में नहीं लगा सकते, लेकिन यदि हमने कुछ मूल तत्व सीख लिए तो उसके बाद हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सेवा वैसा ही तत्व है और निश्चित तौर पर सेवा करने से सुंदर, सेवा करने से अच्छा, सेवा करने से उपयोगी इस मानव जीवन के लिए और कोई दूसरी चीज नहीं है। और केवल सेवा मानव ही कर सकता है। और किसी भी योनि में ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, जलचर थलचर नभचर, इन सब में केवल मनुष्य सेवा कर सकता है और कोई सेवा नहीं कर सकता। गाय बैल भैंस कोई सेवा कर सकती है? वो बलपूर्वक काम करते हैं, सेवा नहीं करते। सेवा विवेक से होती है कि आप अपनी इच्छा से दूसरे की खुशी के लिए काम करें, ये सेवा है। गाय दूध देती है तो क्या वो सेवा करती है? गाय दूध कभी नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। कोई निकाल ले तो गाय के दूध का प्रयोग कर सकता है। गाय के अंदर ये विवेक नहीं है कि मैं अपना दूध किसी भूखे व्यक्ति के मुंह में जाकर दे दूं, ये गाय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नदी पानी को बहाकर उस पानी को खारे पानी में मिलाकर वेस्ट कर सकती है, लेकिन नदी के अंदर यह विवेक नहीं है कि प्यासे व्यक्ति के मुंह में चली जाए, है क्या? तो नदी सेवा नहीं कर सकती, गाय सेवा नहीं कर सकती, कोई पशु पक्षी सेवा नहीं कर सकता। फल जो वृक्ष देते हैं, वो वृक्ष फल पैदा करते हैं और पैदा करना उनकी मजबूरी है। वो नहीं चाहेंगे तो भी फल के ऊपर वृक्ष के ऊपर फल लगेंगे, लेकिन वो फल सड़ेगा या बीज बनेगा या किसी की भूख को शांत करेगा, किसी को पोषण देगा, ये वृक्ष के हाथ में नहीं है। पृथ्वी की भूमि अन्न उपजा सकती है, लेकिन अन्न अपने आप नहीं उपजा सकती। अपने आप खरपतवार के रूप में कुछ उपज भी गया कि बीज गिर गया, तो भी उस भूमि में या उस पौधे में या उस अन्न में इतनी ताकत नहीं है कि वो भूखे का भोजन बन के अपने आप उसके मुंह में चला जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि केवल मनुष्य ऐसी योनि है, केवल मनुष्य जिसमें आप सेवा कर सकते हैं और कोई योनि नहीं। बाकी सब योनियां भोग की योनि है और मनुष्य ऐसी योनि है जो विवेक की योनि माना जाता है कि इस योनि में व्यक्ति चाहे तो कितना भी बड़ा बन सकता है। तो एक बार पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए जोरदार करतल ध्वनि। आगे हम आपसे बातचीत करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप में से कौन कौन लोग हैं जो व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं? सारे करते हैं, कुछ को छोड़ के। फेसबुक का कौन कौन प्रयोग करते हैं? ट्विटर का कौन कौन प्रयोग करते हैं? ट्विटर के केवल 5-7 लोग प्रयोग करते हैं। फेसबुक को 70% लोग प्रयोग करते हैं। व्हाट्सएप को 95% लोग प्रयोग करते हैं। तो आज सोशल मीडिया की हम बातचीत करने वाले हैं। सोशल मीडिया क्या है? देखिए, इस दुनिया के अंदर जितने युद्ध हुए, जितनी क्रांतियां हुई, जितने बड़े संघर्ष हुए, उन सब के मूल में क्या रहा है? उन सब के मूल में विचार रहा है। मुसलमानों को यह लगता है कि हमारा विचार ठीक है, हमारी किताब ठीक है। विचारों के आधार पर संघर्ष हुए। वो विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि हमारी पूजा पाठ ही ठीक है, हमारी मान्यता ही ठीक है, सारे लोग हमारे जैसे कपड़े ही पहने, हमारे जैसा खाना खाएं, हमारी जैसी मान्यता को रखें। और केवल इस मान्यता को कि हमारे जैसी मान्यता आप रखो, इसके लिए किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी की हत्या करना, किसी को लाइन में खड़े होकर गोली मार देना,
कि तुम या तो हमारे जैसे बन जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये पहले भी हुआ है, लाखों करोड़ों की संख्या में हुआ है। गजनी से लेकर, अफगानी से लेकर, दुर्रानी से लेकर, पठानी से लेकर, पता नहीं कितने हमलावर आते रहे, और उन्होंने लोगों को लूट कर, केवल इस आधार पर कि इनकी विचारधारा दूसरी है तो इनको लूटना है, और इनको लूटना जायज है, इनको मारना जायज है, इनको काटना जायज है, इनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करना जायज है। तो जितने संघर्ष हुए उसके मूल में विचार रहता है। एक विचार ऐसी चीज है जो किसी भी एक व्यक्ति को भगवान की तरह महान भी बना सकती है, और एक विचार किसी व्यक्ति को बहुत नीचे भी गिरा सकता है। एक विचार किसी को राम बना देता है, एक विचार किसी बहुत विद्वान, बहुत धन संपत्ति वाले, बहुत शक्तिशाली को रावण बना देता है। एक विचार किसी को कंस बना सकता है, किसी को कृष्ण बना सकता है। एक विचार किसी को देव बना सकता है, किसी को असुर बना सकता है। सब विचारों का खेल है। हम कोई एक्शन करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, कर्म सबसे पहले कहां पैदा होता है? विचार के अंदर पैदा होता है। हम कोई राग, द्वेष, काम, क्रोध, किसी भी विचार में, किसी भाव में आते हैं तो भाव कहां से उत्पन्न होता है? सबसे पहले विचार से उत्पन्न होता है। ऐसे ही हम कोई बड़ा काम करते हैं, कोई सेवा का काम करते हैं तो विचार पहले पैदा होता है। कहीं कोई आतंकवादी घटना होती है तो आतंकवादी घटना, सुसाइड बम्बर को, सुसाइड हमलावर को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसके मन में विचार डाला जाता है कि तुम मर जाओगे तो मर के तुम अपनी जन्नत के अंदर जाओगे, तुम बहुत बड़ी कौम की सेवा कर पाओगे। उसके मन में बहुत गहरा विचार डाल दिया जाता है, और वो विचार उसका इतना गहरा हो जाता है कि वो अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है कहीं आतंकवादी हमला करने के लिए। कसाब पाकिस्तान से आया तो उसके मन में यही विचार डाला हुआ था कि तुम्हें तो मरना है, लेकिन मार के मरना है, और तुम ये मार के जो मरोगे उसके बाद जन्नत में जाओगे। तो ये क्या मूल क्या था? मूल तो उनका जो ब्रेन वॉश किया गया, ब्रेन की गलत प्रोग्रामिंग की गई, वो मूल रूप से विचारों से की गई। इस दुनिया के अंदर यदि कुछ अच्छा है तो अच्छे विचारों के कारण है। इस पूरी दुनिया में यदि कुछ बुरा है तो बुरे विचारों के कारण है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया था, पसीना आया हुआ था, सिर में दर्द हो रहा था, हाथ कांप रहे थे, और ये कह रहे थे कि हमें कोई राजपाट नहीं चाहिए, हम तो जंगल में रह लेंगे, 12 वर्ष का वनवास काटा है, थोड़ी और बची है उसको भी काट लेंगे, क्यों अपने जानकारों को, अपने गुरुओं को, अपने भाई बंधुओं को मारना। शोक का विचार आ गया, दुख का विचार आ गया कि क्यों करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके मन में विचारों की रीप्रोग्रामिंग की कि तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और ये करना जरूरी है क्योंकि ये धर्म की लड़ाई है, ये धर्म का युद्ध है। ये तुम्हारे सामने अब कोई तुम्हारा भाई, चाचा, ताऊ नहीं है, ये सब विधर्मी हैं। इन्होंने बलपूर्वक किसी की संपत्ति का हरण किया है, किसी महिला का चीर हरण किया है, बलपूर्वक ये अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। जरासंध जैसे, शकुनी जैसे, और जाने कितने जो इस पृथ्वी के ऊपर असुर हैं, इन सब ने इकट्ठा होकर इस पृथ्वी की मानवता को नष्ट करने के लिए संकल्प लिया है। तो ये सब गलत व्यक्ति हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने केवल कुछ विचार अर्जुन के मन में डाले, और अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और मरने मारने के लिए तैयार हो गए। अपने बेटे की, अभिमन्यु की बलि वहां पर चढ़ा दी, बलिदान दे दिया, लेकिन पीछे नहीं हटे। तो मूल रूप से सब विचारों का खेल है। बहुत से ऐसे लोग रहे हैं, ओसामा बिन लादेन, सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की, लेकिन विचारों का संक्रमण हो गया तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई का प्रयोग किसके लिए किया? इंजीनियरिंग की पढ़ाई का प्रयोग किया बम बनाने के लिए, लोगों को बम्बर बनाने के लिए। किसी ने अच्छे मैनेजमेंट की पढ़ाई की, तकनीक की पढ़ाई की, लेकिन उस तकनीक से उसका प्रयोग किस लिए किया? उसका प्रयोग मानवता को नष्ट करने के लिए किया। तो मूल रूप से जो कुछ घटित हो रहा है इस पूरी प्रकृति में, इस पूरी सृष्टि में, वो सब किसका खेल है? विचारों का खेल है। अच्छे विचार, अच्छे विचारों का प्रवाह, अच्छे विचार सबके अंदर हों, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म क्या कहता है? कि सब लोग अच्छा सोचें, सब लोग राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहें। राग से दूर रहेंगे तो अनावश्यक प्रेम नहीं करेंगे तो गलत काम नहीं होगा। द्वेष नहीं करेंगे
तो किसी से गुस्सा नहीं होगा, जलन नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा तो किसी का नुकसान नहीं करेंगे। काम से दूर रहेंगे तो दुराचार व्याभिचार नहीं करेंगे। क्रोध नहीं आएगा तो गलत काम नहीं करेंगे, गलत निर्णय नहीं करेंगे। चोरी का विचार नहीं लाना है तो दूसरे की वस्तु को अपना नहीं समझेंगे, अपने पास जो कुछ है उसमें संतोष से रहेंगे। तो ये जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, हमारा धर्म यही सिखाता है कि हमें अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार एक एक व्यक्ति के अंदर करना है। अब क्योंकि संस्कार होते हैं तो बुरे विचार आते हैं, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने सुबह शाम की कुछ प्रक्रियाएं दी कि हम रोज स्वाध्याय जरूर करें, कभी झूठ नहीं बोलें, पुरुषार्थ करें, जो हमें पुरुषार्थ करके मिले उसमें संतोषी रहें, हम कभी भी किसी की हिंसा ना करें, और इन सारे विचारों को रोज अपने व्यवहार में लाएं। अगर इन विचारों में कोई भूल हो जाए तो सुबह सुबह यज्ञ करें, हवन करें, अपने से बड़े एक परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को माने। हर समय ये महसूस करें कि कोई हमें देख रहा है, और कोई हमें देख रहा है तो हम कुछ अच्छा या बुरा करेंगे। बुरा करेंगे तो हमें उसका दंड मिलेगा, और अच्छा करेंगे तो हमें उसका रिवार्ड मिलेगा। यदि किसी ने हमारा नुकसान भी कर दिया तो हम जब ईश्वर को मानेंगे तो हमारे मन में एक संतुष्टि रहती है कि कोई एक व्यवस्था, एक प्रकृति ऐसी है, एक ईश्वर ऐसा है कि यदि किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो उसका कंपनसेशन मुझे मिलेगा और उसको उसका दंड मिलेगा। अभी पुलिस है और न्याय व्यवस्था जहां ठीक हो, तो वहां पर यदि किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो व्यक्ति खुद बदला लेता है कि पुलिस के पास जाता है। और जब जहां पहले कबीलों में, अरब में लोग रहते थे, तो वहां पर कैसे रहते थे कि किसी एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति के भाई को मार दिया तो वो उसके भाई को मारता था, बदला खुद लेते थे। तो अपने यहां सनातन संस्कृति में ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था के ऊपर पूरा चिंतन किया गया है। सुबह सुबह यज्ञ करें, ईश्वर को माने, ईश्वर को मानते हुए अपने अंदर परिमार्जन करते हुए पूरे दिन ये संकल्प करें कि हम कुछ वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से कोई भी गलत नहीं करेंगे। फिर शाम को सोते हुए फिर सायकालीन संध्या का विधान है कि दिन में कुछ गलत हुआ हो तो हम उसको ध्यान करेंगे, उसको ठीक करेंगे, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग को ठीक करेंगे। कोई गलत विचार आ गया तो उस गलत विचार को दबाएंगे, किसी योग्य गुरु की शरण में रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे। तो हमारा सनातन धर्म तो यही है। तो ये सनातन संस्कृति, सनातन धर्म यही है कि जन जन के अंदर अच्छे विचारों का प्रवाह करना, जिससे ये पृथ्वी, ये मानवता बहुत अच्छी हो सके और प्रत्येक जीव जंतु सुखपूर्वक इसमें रह सके, इस पृथ्वी के ऊपर कोई विकृति नहीं आए। ये हमारी सनातन संस्कृति है। कई बार हम इस रूप में नहीं समझ पाते अपने धर्म को। हम समझ लेते हैं कि चोटी रखना धर्म है, जनेऊ पहनना धर्म है, मंदिर में प्रसाद लगाना धर्म है, कुछ खास तरीके से कुछ देर बैठना धर्म है। ये तो हमारे धर्म के कुछ प्रतीक हैं, बाहरी प्रतीक, और ये प्रतीक भी हर संप्रदाय में बदलते रहते हैं। तो हमारा मूल धर्म यही है कि इंसान के विचारों को इतना सात्विक बनाना कि वह पशुता को छोड़कर वो मानव बन जाए, ये हमारा धर्म कहता है। हमारे धर्म की परिभाषा यही है कि जो धारण करने योग्य गुण हैं, कौन से गुण? जो पशु से ऊपर उठाकर हमें मानव बना दें, ऐसे गुण जो धारण करे वो धार्मिक है, वही धर्म है। और यदि वो गुण किसी के अंदर नहीं है तो वो दो पैरों के पशु के बराबर ही है, वो मानव नहीं है, वो दानव हो सकता है, वो असुर हो सकता है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। तो हमारी संस्कृति में बल किसके ऊपर दिया गया कि सबके विचारों को ठीक करना है, सबके विचारों को सात्विक विचार बनाना है, सबके विचार ऐसे हों कि उनके कारण किसी की कोई हानि नहीं हो, किसी का कोई नुकसान नहीं हो। तो ये सारा खेल क्या है? विचारों का खेल है। 1995 से पहले लोगों के मन में ये विचार नहीं था कि योग से बीमारियां दूर हो सकती हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग करके, योग करवाकर, लोगों की प्रतिक्रिया करवाकर, लोगों को प्रमाण देकर, रिसर्च करके, टीवी के ऊपर जाकर, 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करके, 400 जिलों में जाकर, 2000 तहसीलों में जाकर, कई लाख गांवों के बीच में जाकर, हर जगह फिल्मी मंच पर गए तो, क्रिकेट में गए तो, मेडिकल कॉलेज में गए तो, किसी बच्चों के बीच में गए तो वहीं पर शीर्षासन दिखाकर, वहीं पर न्योली क्रिया दिखाकर सबके मन में एक विचार डाला कि योग से सब कुछ ठीक हो सकता है, हर बीमारी दूर हो सकती है। मूल रूप से क्या था? एक विचार डाला ना। वो विचार आज दुनिया के 200 देशों ने स्वीकार कर लिया, और दुनिया के 200 देश जो योग को नहीं मानते, जो रामायण महाभारत को, हिंदू संस्कृति को नहीं मानते थे, जो इससे एलर्जी रखते थे
कि हम तो राम का नाम नहीं लेंगे, हम तो कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, वो व्यक्ति भी आज योग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और योग करते करते वो यम नियम का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? पालन नहीं करेंगे तो चिंतन तो करेंगे कि योग के मूल तत्व क्या है, तो अष्टांग योग देखेंगे। अष्टांग योग देखेंगे तो यम नियम उनको कोई बताएगा, कोई समझाएगा, और जैसे ही वो यम नियम समझेंगे उसके बाद उनसे बड़ा तो सनातनी और कोई होगा नहीं। तो हमारा एक योग का विचार पूज्य स्वामी जी महाराज ने डाला। ऐसे ही एक विचार क्रांति का, जब अंग्रेजों का राज्य था, तो अंग्रेजों के राज्य में जब अंग्रेजों की लूट देखी तो 1857 में हमारे कुछ क्रांतिकारियों के मन में विचार आया कि ये तो विदेशी हैं, ये कुछ 40-45 हजार अंग्रेज लाकर हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे सोने चांदी हीरे जवाहरात को लूट कर विदेश में भेज रहे हैं, हमारे देश के गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था को, हमारी चिकित्सा व्यवस्था को, हमारे देश की संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो एक विचार पहले एक व्यक्ति के मन में आया, फिर 100 व्यक्तियों के मन में आया, उन 100 व्यक्तियों ने वो विचार 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख लोगों के मन में डाला, और पहले 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति पूरी सफल नहीं हो पाई, तो उस विचार ने और बल लिया और क्रांतिकारी पैदा हुए, उन्होंने अपने विचार का प्रचार प्रसार किया। तो 1947 में अंग्रेजों को छोड़कर जाना पड़ा। मूल में क्या था? एक विचार था या नहीं था? तो एक विचार जब आता है, इजराइल नहीं था, यहूदी पूरी दुनिया में बिखरे पड़े थे, एक विचार एक यहूदी के मन में आया कि मुझे तो अपने यहूदियों के लिए, जो पिछले कई हजार सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए अपना एक स्थान होना चाहिए, उनके लिए अपना एक देश होना चाहिए। उस एक यहूदी ने अपने जैसे 100 यहूदियों का दल बनाया, 100 ने 1000 का बनाया, एक देश से दूसरे देश में प्रचार प्रसार किया। आज 1948 में उन्होंने सब लोगों के ऊपर दबाव बनाकर उन्होंने डिमांड की, उनको ब्रिटिश साम्राज्य से उनको इजराइल नाम की फिलिस्तीन के टुकड़े करके वहां पर छोटी सी जगह मिली। उनके मन में इतना विचार, इतना बलपूर्वक था कि हमें अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को जिंदा रखना है। उन्होंने अपने उस क्षेत्र को जो बहुत छोटा सा मिला था, उसको बढ़ाते बढ़ाते फिलिस्तीन से टक्कर लेते लेते आज इजराइल पूरी देश में एक विकसित देश की श्रेणी में है, पूरी दुनिया को खाद्य की टेक्नोलॉजी देता है, हथियार देता है। तो मूल में क्या था? एक विचार था ना। तो एक विचार हमारी संस्कृति को बचा सकता है। एक विचार जिन्ना नाम के खुराफाती के मन में आया कि हमें तो अपना देश चाहिए, हमें तो पाकिस्तान बनाना है। उस एक खुराफाती ने अपने उस एक विचार को कि मेरा अगर हमारा अगर अलग से देश होगा तो मैं उसका प्रधानमंत्री बन पाऊंगा, भारत में मुझे हो सकता है कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाए, तो उस एक विचार ने जिन्ना को, एक से जिन्ना जैसे हजारों लोग मिले और उन्होंने भारत का विभाजन करवा दिया। तो एक विचार, अभी एक विचार लेके कोई अलग अलग देश के जैसे खालिस्तान वाले चलते हैं, वो कहते हैं हमारा देश अलग होना चाहिए। वो एक विचार कहीं भिंडरवाला के मन में आया, उसने आतंकवाद में झोंक दिया। एक विचार, ये जो आसमानी किताब को मानने वाले हैं, उनमें से कुछ लोगों के मन में आया। एक एक व्यक्ति ने एक एक संगठन खड़ा कर दिया, किसने हिजबुल मुजाहिद्दीन खड़ा कर दिया, किसी ने कोई और संगठन खड़ा कर दिया कि हम तो अपना ही विचार चलाएंगे, अपनी किताब को मानने वाले, अपने धर्म के मानने वालों को स्थापित करेंगे। कश्मीर को अलगाव करते हुए आतंकवाद जब फैलना शुरू हुआ तो एक व्यक्ति के मन में एक बार विचार आया और उस एक विचार ने पूरे कश्मीर को आतंकवाद में झोंक दिया। एक विचार किसी के मन में आया, उस एक विचार ने, महर्षि दयानंद के मन में एक विचार आया कि मुझे तो ढोंग आडंबर से लोगों को बचाना है, और वेद दर्शन उपनिषद पर आधारित, आर्ष ग्रंथों पर आधारित हमारी पूरी सृष्टि के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो सबसे अच्छा ज्ञान है उसको जन जन तक प्रचारित प्रसारित करना है। तो महर्षि दयानंद के एक विचार ने लाखों करोड़ों आर्य समाज को मानने वाले, वेद को मानने वालों को तैयार कर दिया। एक विचार महर्षि दयानंद के मन में आया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था तो गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था थे। उनका एक शिष्य था स्वामी श्रद्धानंद, उनके मन में एक विचार आया कि अब भारत के अंदर एक भी गुरुकुल नहीं है। 19वीं शताब्दी तक आते आते भारत के सारे गुरुकुल बंद हो गए, अंग्रेजों ने बंद कर दिए। तो उनके मन में आया कि मुझे गुरुकुल बनाना है। गुरुकुल कैसे चलेगा, डिग्री की वैलिडिटी क्या होगी, कौन पढ़ने आएगा, कौन उसको बनाने के लिए धन देगा, उसका कोर्स क्या होगा, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक स्वामी श्रद्धानंद जी के मन में विचार आया, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी जैसा गुरुकुल खड़ा कर दिया। एक विचार पंडित महामना
मदन मोहन मालवीय जी के मन में एक बार सुबह उठकर ऐसे ही मॉर्निंग वॉक करते करते चलते चलते आया कि हमारे हिंदुओं के लिए हिंदू विश्वविद्यालय होना चाहिए, जिसमें भारतीय ज्ञान विज्ञान के साथ भारत के लोगों को पढ़ाई करवानी चाहिए। तो उस एक विचार ने आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जब हम देखते हैं तो कई सौ एकड़ में फैला पड़ा है। एक विचार ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से विश्वविद्यालय स्थापित करवा दिया। तो एक विचार की बड़ा महत्व है। अभी विदेशी व्यक्ति हमारे देश के अंदर विचारों के आधार पर हमारे देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे देश में? वो षड्यंत्र कर रहे हैं कि हम जो इस देश में रहने वाले दलित हैं उनके मन में एक विचार डालते हैं कि तुम इस देश के मूल निवासी थे, और ये जितने भी दूसरी जाति के लोग हैं या जिनका कलर थोड़ा सा साफ है वो बाहर से हमला करने के लिए आए थे। ये पूरा भारत तुम्हारा है, उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया। अंग्रेजों ने एक विचार डाला आर्य और द्रविड़ी की थ्योरी का। उन्होंने साउथ के लोगों से कहा कि तुम इस देश के मूल निवासी थे, ये जो आर्य आए हैं ये बाहर से आए हैं, इन लोगों ने देश के ऊपर कब्जा किया है, इन लोगों ने देश के ऊपर आक्रमण किया है। तो एक थ्योरी, एक विचार कहीं से निकलता है तो वो आने वाले 10, 20, 50 सालों में पूरी सभ्यता को, संस्कृति को, पूरे विचार को नष्ट, पूरे देश को नष्ट कर देता है। लाखों लोगों की जान लेने वाला भी बन सकता है और जान देने वाला भी बन सकता है। हमारा विषय सोशल मीडिया का था। मैंने आपसे बात की विचार के विषय में। सोशल मीडिया क्या है? देखिए, पहले जो विचार फैलता था, विचार का प्रचार प्रसार होता था, वो विचार का प्रचार प्रसार और विचार का फैलाव होता था। व्यक्ति कोई आमने सामने शास्त्रार्थ करते थे, बातचीत करते थे, अपनी बात कहते थे। 17वीं शताब्दी के आते आते कुछ कागज का आविष्कार हुआ, कुछ प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, तो लोगों ने समाचार पत्र निकालना शुरू किया। समाचार पत्र में अपने विचारों को लिखते थे और वो विचार 100, 200, 500 लोग जो दूर भी रहते थे उन तक पहुंचता था। एक समाचार पत्र को एक व्यक्ति ने पढ़ा, वो किसी के घर में पड़ा है, रखा हुआ है, तो उस समाचार पत्र को, एक ही पेपर को 100, 200, 500, 1000 व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। ऐसी उसने कैपेसिटी दी। बोली हुई बात एक बार बोलने के बाद जिसके कानों में गई केवल उस तक जाती है, लेकिन लिखी हुई बात एक बार लिख दी तो 100, 200, 500 साल तक भी पता नहीं कितने हजार लाख लोगों तक जा सकती है। तो प्रिंटिंग प्रेस आई तो लिखकर लोग विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे। उसके बाद रेडियो आया तो बोलकर विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे कि रेडियो आ गया, अब आमने सामने बैठने की जरूरत नहीं है। अब दूर से भी कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा है और कोई व्यक्ति दूर है तो वो भी रेडियो के माध्यम से दूर बैठे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकता है। लेकिन रेडियो बहुत मुश्किल था, रेडियो इतना आसान नहीं था। रेडियो का सेटअप लगाने में, रेडियो का ट्रांसमीटर लगाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च आता था, तो केवल सरकारें उसको लगा सकती थी, आम आदमी रेडियो का प्रयोग नहीं कर सकता था। उसके बाद टीवी आया। टीवी ने, रेडियो में केवल शब्द जाता था, टीवी ने तस्वीर भेजना भी शुरू किया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट आया, उसके बाद कलर टीवी आया। कलर टीवी का जो कार्यक्रम टेलीकास्ट होता था उसका स्टूडियो बनाना भी बहुत मुश्किल होता था। उस स्टूडियो में भी करोड़ों रुपए की लागत आती थी, तो उस स्टूडियो को बनाने का काम केवल सरकारें करती थी। उसके बाद 1980-90 के दशक में सैटेलाइट टीवी आया और प्राइवेट चैनल शुरू हुए। प्राइवेट चैनल और सैटेलाइट टीवी शुरू हुए तो बहुत से लोगों को काम करने का, कार्यक्रम बनाने का मौका मिला। अलग अलग विचार वाले टीवी आए, अलग अलग विचार वाले टीवी चैनल आए। अलग अलग धर्म वालों ने अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टीवी चैनल का सहारा लेना शुरू किया। ओसामा बिन लादेन की जो टेप आती थी वो किस चैनल पर आती थी? अल जजीरा पर आती थी ना। अरब का एक चैनल था कि ओसामा बिन लादेन को बोलना है तो अल जजीरा पर बोलेगा। जिनको अश्लीलता फैलानी है वो कौन सा टीवी चलाते थे? वो फैशन टीवी चलाते थे कि देश के लोगों को फैशन के नाम से जोड़कर कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो फैशन टीवी चलाया गया। ऐसे ही जो राष्ट्रवादी, जो देशभक्त, जो धार्मिक लोग थे उन्होंने कुछ अच्छे धार्मिक टीवी चैनल के प्रोग्राम बनाने शुरू किए। तो बाद में टीवी चैनल आया, टीवी चैनल से और विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन टीवी चैनल के ऊपर भी एक लिमिटेशन थी। टीवी चैनल से जो लोग जुड़ सकते थे वो लिमिटेड संख्या में लोग जुड़ सकते थे, बहुत अधिक संख्या में लोग जुड़ नहीं सकते थे। तो टीवी चैनल के ऊपर हर व्यक्ति अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकता था। तो विचारों के प्रचार प्रसार के लिए फिर अगर हम देखते हैं तो 1995 के बाद, 1998 के बाद सबसे पहले पेजर नाम की एक चीज आई कि लोग
अपना कोई मैसेज है वो अपने किसी परिचित को भेज सकते हैं। उसके बाद पेजर के बाद फिर इंटरनेट आया। पहले इंटरनेट केवल कंप्यूटर में चलता था, मोबाइल उसको सपोर्ट नहीं करता था। तो कंप्यूटर में जो इंटरनेट चलता था, उस कंप्यूटर में चलने वाले इंटरनेट से लोग अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन दे देते थे, दूसरे लोग उसको देख सकते थे, उसको पढ़ सकते थे, वीडियो की फॉर्मेट में है तो उसको वॉच कर सकते थे। अब वेबसाइट के बाद वेबसाइट में देखा कि लोगों को बातचीत करने के लिए फिर याहू जैसी वेबसाइट आई 1998 1999 में। उसमें चैट रूम बने होते थे, उसमें लोग आपस में एक दूसरे से चैटिंग करते थे, बातचीत करते थे। चैटिंग करते करते कोई व्यक्ति इंडिया में बैठा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, वो कहीं फ्लोरिडा में, शिकागो में या यूके में किसी भी व्यक्ति से बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता था। लेकिन उसमें भी वो चैटिंग वाला काम है, उसके लिए कंप्यूटर के ऊपर जाना, साइबर कैफे के अंदर जाना, फिर उसमें बातचीत करना, तो वो बहुत महंगा भी पड़ता था और इजी नहीं था। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती होती फिर बाद में 2008 आते आते 7-8 आते आते एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आने शुरू हुए। पहले थोड़े महंगे थे, 2G आया, फिर 3G आया, उसने मोबाइल के ऊपर रीच दी। फेसबुक आई तो फेसबुक के ऊपर लोगों ने आपसी विचारों का प्रचार प्रसार शुरू किया, विचारों का इंटरेक्शन शुरू किया। अब फेसबुक से पहले क्या होता था? फेसबुक से पहले ये होता था कि किसी व्यक्ति को यदि कहीं कोई डिस्कशन करना है, जैसे विचारों का प्रचार प्रसार एक तो एक तरफा हो गया, टेलीकास्ट किया, रेडियो के ऊपर डाला, एक दो तरफा टू वे कम्युनिकेशन। हम जैसे अपने घर के बाहर चौपाल पर जाते हैं, माताएं बहनें 10-11 बजे तक काम खत्म हो गया तो 4 परिवारों की माताएं बहनें एक जगह बैठती हैं, तो कोई अपने कपड़े दिखाती है, कोई अपनी साड़ी दिखाती है, कोई किसी के बारे में कोई न्यूज़ देती है कि वहाँ पर ये घटना हो गई, कोई फिर उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, कोई उसमें अचरज व्यक्त करता है, कोई उसको कहता है, कोई उसके ऊपर हंसता है, कोई मुस्कुराता है, कोई उसकी निंदा करता है। तो चौपाल में घर की महिलाएं जैसे घरों के अंदर बैठती हैं, वैसे ही व्यक्ति शाम को चौपाल में जाकर उसको गांव की खबरें मिलती थी, वो अपनी खबरें देता था, दूसरों से इंटरेक्शन करता था। तो उस समय 2005-06 में ये मार्क जुकरबर्ग जैसे व्यक्ति ने फेसबुक का प्रचार प्रसार शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि आगे ऐसा सिस्टम आएगा कि लोग कंप्यूटर के ऊपर ही अपनी सोसाइटी से बातचीत करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कंप्यूटर के ऊपर ही लोग सोशल नेटवर्किंग करते हुए दूसरे लोगों से बात करेंगे, दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचाएंगे, दूसरे लोगों को विचारों को सुनेंगे, दूसरे लोगों के विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कोई मुस्कुराएगा, कोई उसको लाइक करेगा, कोई उसके ऊपर गुस्सा दिखाएगा, कोई उसके ऊपर प्रतिक्रिया देगा। तो उस समय हमें यह लगता था कि ये कैसा हो सकता है, कंप्यूटर के ऊपर हम चौपाल का काम कैसे कर सकते हैं? आपको लगता है कि उस समय यह संभव लगता था? लगता है? नहीं लगता ना। कोई कहे कि आप यहां पर बैठे मुझे सुन रहे हैं, 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि आप अपने घर के ऊपर बैठे रहेंगे और आपको महसूस ऐसा होगा कि जैसे आप यहां बैठे हैं, यहां का तापमान महसूस होगा, यहां मैं अगरबत्ती जलाऊंगा तो उसकी खुशबू आपको, आप झारखंड में बैठे हैं वहां पर महसूस होगी। यहां पर हम यहां फैन चलाएंगे तो उसकी हवा आपको वहां पर लगेगी। यहां पर मैं कुछ बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, टीवी में देखेंगे तो वही दिखेगा जो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन घर बैठे आप नजरें दिखाएं घुमाएंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे आप हॉल में बैठे हैं। घर बैठे आप हॉल के अंदर से चाहेंगे तो निकलकर बाहर जा सकते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी का एडमिन ब्लॉक दिखाई देगा, बाहर आपको रोड दिखाई देगा, रोड में आती जाती हुई गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। क्या आज आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आप वहां से यहां नहीं आए, लेकिन आपको लगभग वैसा महसूस होगा अपने घर में बैठकर कि जैसे आप यहां पर बैठे हुए हैं? यकीन कर सकते हैं? आप लोगों में से बहुत से लोग अभी उसको सोच नहीं पा रहे। ऐसे ही उस समय यह सोचा नहीं जा रहा था कि फेसबुक जैसी कोई चीज आएगी जिसके ऊपर कोई व्यक्ति फोटो पोस्ट करेगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उसी के ऊपर बातचीत होगी और लोगों से मिलना भूल जाएंगे, केवल फेसबुक में, सोशल मीडिया में ही अपना टाइम बिताएंगे। ऐसा जब पहले कहते थे तो हमें यकीन नहीं होता था, नहीं होता था ना। जैसे आज मैं जो आपको कह रहा हूं उसके ऊपर आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये 3-4 साल में होने वाला है। आपने फेसबुक को आप जानते हो ना,
फेसबुक ने अभी अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। क्या कर लिया है? तो ये जो मेटा क्या है? मेटावर्स मतलब एक आभासी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें आप मेटा में अकाउंट बनाएंगे, उसके साथ एक वीआर हेडसेट होगा, उस हेडसेट में स्क्रीन लगी होगी और आप अपने घर में बैठे हुए उस हेडसेट को लगा लेंगे और आपने हमारी ये मीटिंग ज्वाइन कर ली, तो आप एक तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। और यूनिवर्सिटी में जैसे आप फिजिकल चल के मूव करके आप गर्दन घुमाएं तो आपको पीछे का हिस्सा दिखाई देगा, ऐसे ही वहां घर बैठे आप गर्दन घुमाएंगे तो 3D में आपको ये सारा ऑडिटोरियम दिखाई देगा। और आने वाले समय में ऐसी भी योजना है कि इन चीजों के साथ एक विशेष केबिन बनाकर अलग अलग फ्रेग्रेंस को भी महसूस करके कि यहां पर गुलाब की फ्रेग्रेंस जलाई गई तो आपके वहां कोई एक डिवाइस होगा जिसमें वो सुगंध भरी होगी, जैसे ही यहां से वो जलाई जाएगी तो आपको वहां पर खुशबू महसूस होगी। ये जो मेलों के अंदर, कई बार मॉल के अंदर वीआर लगा होता है ना, वीआर वो एक पोर्ट्स बने होते हैं जिसमें लगाकर ये लगता है कि जैसे आप झूले के ऊपर बैठे हैं। ऊपर जाते हैं तो सीट पीछे की ओर हो जाती है, नीचे जाते हैं तो सीट आगे की ओर हो जाती है, फिर आगे से कोई मकड़ी आती है, कुछ और आता है तो आपको उसका नमी महसूस होती है, उसने कुछ पानी के अंदर से वो झूला जाता है तो पानी के फव्वारे लगते हैं, महसूस होता है कि नहीं होता? वो चश्मा लगा के बैठते हैं, कौन कौन बैठे हैं उसमें? वो उसका बहुत छोटा रूप है। तो ऐसे आगे मेटावर्स आने वाला है जिसमें हर व्यक्ति की एक नई दुनिया होगी और हर व्यक्ति इस फिजिकल दुनिया में अड़ोस पड़ोस में किसी को नहीं जानेगा, लेकिन उस मेटावर्स में वो अपना 8 घंटे 10 घंटे बैठकर वो उसी में बैठकर वो कहीं न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूमेगा, कहीं चांदनी चौक में घूमेगा तो उसको ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे मैं चांदनी चौक में घूम रहा हूँ, लंदन में घूम रहा हूँ। वैसी ही सड़कें दिखाई देंगी, वो एक एक कदम जाएगा तो उसकी स्क्रीन वैसे ही आगे चलेगी, वो मुड़ सकता है, वो किसी कैफे में दे बैठ सकता है, वो कहीं किसी थिएटर में जाकर नाटक देख सकता है। तो ये सब आने वाले समय में होने वाला है। मतलब हमारे दिमाग के ऊपर पूरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनियां कब्जा करने वाली हैं। अभी आजकल जो बच्चे अपने अड़ोस पड़ोस में, शहरों में रहने वाले बच्चे अपने अड़ोसी पड़ोसी से बात करते हैं, लेकिन मोबाइल में लगे रहते हैं ना, और मोबाइल में उनके जो दोस्त हैं वो भी केवल मोबाइल में हैं, फिजिकल कोई दोस्त नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन मोबाइल के अंदर 50, जो फेसबुक के ऊपर 5000 फ्रेंड बन सकते हैं, तो 5000 फ्रेंड लिस्ट की जो कैपेसिटी है वो पूरी हो जाती है, होती है कि नहीं होती? लेकिन वो सब आभासी दुनिया है, वो सब मायावी तिलिस्म है। एक शब्द हम सुनते थे ना, हमारे अध्यात्म में कहा जाता था कि ये दुनिया माया है, क्योंकि हमारी आत्मा केवल शरीर लेकर कुछ समय के लिए यहां आई है। इस माया के अंदर भी एक नई मायावी दुनिया बन रही है, और वो मायावी दुनिया ऐसे ही मेटावर्स जैसी दुनिया होगी। तो आने वाले समय में हमारे दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये फेसबुक ने कैसे कंट्रोल किया है, सोशल मीडिया ने? आज आप घर में आप फ्रिज लेने की बात करें, कपड़े लेने की बात करें, तो आपके पास जो ऐड आता है वो किसका आता है? फ्रिज का आना शुरू हो जाता है ना। आप किसी को सर्च करें कोई एक चीज गूगल में, तो उसी की ऐड आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और ये फेसबुक केवल आपके सर्च करने को नहीं देखता, आप जो सर्च करने के अलावा भी आपने अपने घर में फोन यहां पर रखा है, आप अपने घर में अपनी पत्नी से, बच्चों से बात करें कि मुझे तो लंदन घूमने के लिए जाना है, हम 4 दिन का टूर बनाएंगे, हमें तो फलां चीज लेनी है, हम फलां होटल में जाने वाले हैं, हम बाहर खाना खाना चाहते हैं, तो इन शब्दों को वो पकड़ लेगा। वो शब्द आप अंग्रेजी में कहें, हिंदी में कहें, मराठी गुजराती में कहें, और उसको पकड़कर आप जैसे ही मोबाइल उठाएंगे, आपको जो अगली ऐड दिखाई देगी वो वही ऐड दिखाई देगी। ये आज हो रहा है, ये मैं आगे की बात नहीं बता रहा। आज फेसबुक को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। आप कितने बजे उठते हैं, आपको टॉयलेट में कितना टाइम लगता है, आपका वजन कितना है, आपकी ऊंचाई कितनी है, आपको क्या क्या बीमारियां हैं, आप क्या पसंद करते हैं। आपको जंगल के हाथी के वीडियो देखना पसंद आता है तो आपको जंगल के हाथी के वीडियो ही आते हैं। किसी को सांप देखना पसंद है तो सांप आते हैं। कोई आतंकवादी विचारधारा का है, उसको कट्टरवादी विचारधारा की पोस्ट पसंद है
तो फेसबुक ने उसका एक प्रोफाइल बनाया हुआ है, उसको वही अल जजीरा चैनल, ओसामा बिन लादेन और अमेरिका में कश्मीर में क्या हो रहा है वैसी ही खबरें उसको दिखाई देती हैं। फेसबुक के ऊपर जो छोटे छोटे वीडियो आते हैं ना, आप जैसे वीडियो को एक बार देखते हैं अगले 10-15 दिनों तक आपको केवल वही वीडियो दिखाई देते हैं कि नहीं देते? अपने आप आते हैं ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी है जिसको आपके बारे में सब पता है, आप कहाँ काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आपकी एज क्या है, आपकी हॉबीज क्या क्या है, आप कितना खर्च करते हैं, कहाँ कितना खर्च करते हैं, क्यों ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के पास सारा एक्सेस है, उसको पता है आपके बैंक के अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपने कितना किस में खर्च किया, आपका खर्च करने का प्रोफाइल क्या है, आपका बिहेवियर क्या है कुछ परचेज करने का। तो ये सब तो आज हो रहा है, आने वाले समय में ऐसी योजना है, इसको और एडवांस लेवल तक ले जाकर हम क्या सोचेंगे, आज भी हम क्या सोचते हैं ये कौन तय करता है? देखिए, पहले हम क्या सोचेंगे ये हमारा विवेक तय करता था। बाद में जब रेडियो टीवी आ गए तो टीवी के ऊपर जो दिखाया जाता था वो तय करता था कि हम क्या सोचेंगे। जैसे 1998, 99, 2000 में टीवी हम खोलते थे तो दुनिया में क्या हो रहा है हमारा विचार किससे बनता था? टीवी से बनता था कि टीवी के अंदर अगर एक बच्चे को गड्ढे में गिरता हुआ दिखाई दिया और सारे चैनल उसी को दिखा रहे हैं तो हमें लगता था कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो गड्ढे में बच्चे का गिरना ही है। होता था कि नहीं होता था? टीवी के ऊपर किसी 4 चैनल ने दिखा दिया कि बिना ड्राइवर के एक कार चल रही है तो हमें लगता था कि इस देश के अंदर आज की जो सबसे बड़ी घटना है वो बिना ड्राइवर के कार का ही चलना है। ये न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी या नहीं हुई थी? आप लोगों ने देखी होंगी 20 साल पहले। तो टीवी तय करता था कि हम क्या सोचेंगे, हमारी सोच को, विचार को टीवी तय करता था। टीवी में 10 खबरें आ जाती थी कि वहां पर भी भूकंप आया, वहां पर भी भूकंप आया, वहां पर भूखमरी हो गई, वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो हमें यह लगता था कि पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लगता था कि नहीं लगता था? गणेश जी को दूध पिलाने के लिए कुछ लोग निकले, टीवी के ऊपर उसको दिखा दिया तो सबका दिमाग गायब हो गया, दिमाग पागल हो गया, सबने विवेक से काम नहीं लिया और सब दौड़ पड़े और सबने गणेश जी को दूध पिलाया। पिलाया कि नहीं पिलाया? तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या सोचने वाले हैं ये कौन तय करता है? ये तय करने का काम मीडिया करता है। पहले वो तय करने का काम अखबार करते थे। अखबार में जो न्यूज की हेडलाइन होती थी वही चाय की गुमटी के ऊपर चर्चा होती थी, पान की दुकान पर चर्चा होती थी, ऑफिस में चर्चा होती थी, चौपाल में चर्चा होती थी। होता था या नहीं होता था? पहले अखबार तय करते थे कि इस देश में मुद्दा क्या होगा, उसके बाद टीवी चैनल तय करते थे इस देश में मुद्दा क्या होगा, और टीवी चैनल के बाद अब सोशल मीडिया तय करता है इस देश के अंदर मुद्दा क्या होगा। तो इस सोशल मीडिया में फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर इनको इतनी जानकारी है कि हम क्या करते हैं, हमारा एक अलग से प्रोफाइल बना हुआ है। तो हम क्या सोचेंगे ये वो तय करती हैं। फेसबुक के ऊपर आप कुछ भी खोलें, फेसबुक आपने खोला, व्हाट्सएप खोला, आपने ट्विटर खोला, आपने कोई न्यूज की वेबसाइट खोली और उसमें यदि आपको एक ही खबर दिखाई दे कि 20 साल बाद प्रलय होने वाली है, पानी तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा, पानी की किल्लत हो जाएगी, तो आपके मन में सबसे बड़ा विचार क्या होगा कि पानी खत्म होने वाला है। होगा कि नहीं होगा? पानी खत्म होने वाला है ये 10 साल पहले भी पता था, पानी खत्म होने वाला है ये बाद में भी मुद्दा है, लेकिन आज का मुद्दा जो ये सोशल मीडिया चाहती है वैसी मानसिकता हमारी बना देती है। अभी तो कम गुलामी है, आने वाले समय में और ज्यादा गुलामी होने वाली है। मतलब जो सोशल मीडिया चाहेगा हम वैसा ही सोचेंगे, जो सोशल मीडिया चाहेगा वैसा ही हम रिएक्ट करेंगे, वैसा ही हम खर्च करेंगे। सोशल मीडिया एक तरीके से हम सबके माइंड के ऊपर कब्जा कर लेगा, ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। अब आपके मन में विचार आएगा कि हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, ये पूंजीवाद है, इसमें जो होना है वही होना है। एप्पल जैसी, फेसबुक जैसी जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां किसी देश की सरकार से भी बड़ी हैं, कोई देशों की सरकारें भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को कई बार अमेरिका की संसद में बुलाया गया, उसको कहा गया कि तुम ये गलत करते हो, तो वो बिल्कुल बेशरम होकर कहता है कि मैं तो करूँगा क्योंकि मेरा तो बिजनेस है।
तो ये एक बड़ा षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया का हमें प्रयोग योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए करना है। ये मैंने आपको सारी कहानी क्यों बताई कि अगर मल्टीनेशनल कंपनियां अपना सामान बेचने के लिए किसी के दिमाग को गुलाम बना सकती हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग करके लोग हिंसा कर सकते हैं, लोग आतंकवादी बना सकते हैं, तो हमें सोशल मीडिया का प्रयोग करके लोगों को राष्ट्रवादी बनाना है, लोगों को देश, धर्म और संस्कृति से प्रेम करने वाला बनाना है, लोगों को अच्छा बनाना है। ये हमारा सोशल मीडिया का कार्य है। देखिए, सोशल मीडिया में जो गलत होगा, वो गलत प्रभाव जो होगा, वो गलत व्यक्ति जो प्रयोग करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हम अच्छा कैसे कर सकते हैं? अगर अच्छे व्यक्तियों का संगठन हुआ, अच्छे व्यक्ति दबाव देंगे, तो सोशल मीडिया की कंपनियों को भी हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? हम पहले सोशल मीडिया को समझें, उसका अपने हित के लिए, अपने अच्छे विचारों के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग करें, फिर उसको आगे लेकर जाएं। अगर मैं आजादी की लड़ाई की बात करूं तो 1857 में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में उस समय सोशल मीडिया नहीं था, टीवी भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस थी, एक आध अखबार निकलते थे, लेकिन वो सबके पास नहीं थी। तो उस समय लोगों ने एक छावनी से दूसरे छावनी में जाकर रात को क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके उनको बताते थे कि इस दिन हमें क्रांति करनी है। रोटी और रक्त कमल को भेजते थे, कमल के ऊपर शपथ खाते थे। रोटी जो भेजी गई उसमें से सब खाते थे, नमक खाते थे, अन्न खाते थे, और उसके बाद उसी रोटी में दूसरी रोटी मिलाकर उसको अगली छावनी में भिजवा देते थे। ऐसे क्रांति का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। मूल में क्या प्रचार किया कि अंग्रेज अत्याचारी हैं, इनको बाहर निकालना है। इनको निकालने के लिए इस दिन हमें 1857 की क्रांति करनी है, ताकि एक दिन एक साथ हम हमला करेंगे तो अंग्रेजों को दबोच लेंगे, दबोच कर इनको भारत से बाहर निकाल देंगे, अपने देश में अपना शासन होगा, अपने देश की लूट बच जाएगी। इसके लिए उन्होंने रोटी और रक्त कमल से प्रचार किया। उसके बाद अखबार निकलने शुरू हुए, पूरी दुनिया में कागज आया, प्रिंटिंग की वो साइक्लो स्टाइल की मशीन आई कि एक बार आपने कुछ खांचे फिक्स कर दिए तो उससे आप कई सारे पेपर निकाल सकते हैं। तो वो निकलने शुरू हुए, तो क्रांतिकारियों ने अखबार निकालना शुरू किया। लाला लाजपत राय जी ने अखबार निकाला, महात्मा गांधी ने हरिजन के नाम से अखबार निकाला, यंग इंडिया के नाम से अखबार निकाला, विपिन चंद्र पाल ने अखबार निकाला, भगत सिंह ने अखबार में काम किया, अखबारों में लेख लिखे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अखबार निकाला, किताबें लिखी, रूस की क्रांति कैसी हुई, आयरलैंड की क्रांति कैसे हुई, इटली की क्रांति कैसे हुई, मैजिनी के बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में उन्होंने पुस्तकें लिखी। ऐसे ही हमारे जितने, लोकमान्य तिलक ने अखबार निकाला, मराठा और केसरी, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखते थे। और एक लेख लिखने के लिए जब वो लोगों को उकसाते थे तो अंग्रेजों ने कई बार कहा कि आप ये लेख मत लिखो, नहीं तो हम उठाकर आपको जेल में डाल देंगे। तो लोकमान्य तिलक ने यही कहा कि मेरे एक लेख से यदि 1000-2000 हमारे देश के लोग जाग जाते हैं और इसके बदले में मुझे जेल भी मिलती है तो मैं हंसते हंसते लेने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अखबार निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? क्रांतिकारी अखबार निकालते थे ना तो जमीन बिक जाती थी, घर बिक जाता था, क्योंकि मशीन इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। जो अक्षर है ना, जो मेटल के बनते हैं, वो घर में नहीं बन सकते, इंडिया में नहीं बनते थे, बाहर से मंगवाने पड़ते थे। उनको खरीदने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता था। आज के समय में कोई आपको कहे कि टीवी चैनल का स्टूडियो लगा लो, तो सब कुछ बेच के ही लगाओगे? ऐसे लग सकता है टीवी चैनल का स्टूडियो। ऐसे ही उस समय अखबार निकालना था। तो क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अखबार निकाले। क्रांतिकारियों ने अखबार निकालने के साथ साथ सारे क्रांतिकारियों ने विचारों का प्रचार प्रसार शुरू किया। फिर रेडियो आया। तो आप सबको पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत में छुपते हुए रंगून के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी में गए। जर्मनी में जाकर उन्होंने सबसे पहले हिटलर से जाकर एक ही बात कही कि मुझे भारत के युवाओं को जगाना है तो मुझे एक रेडियो स्टेशन बनाकर दे दो। आर्मी बाद में बनाई, सबसे पहले क्या बनाया? रेडियो स्टेशन मांगा कि ताकि मैं रेडियो के माध्यम से अपने देश के लोगों को जगा सकूं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, अंग्रेज कमजोर हैं, इस समय इनको लात मारकर भारत से बाहर भगाना है। जर्मनी में जब काम नहीं हुआ कि जर्मनी यूरोप का एक देश है, वहां से पैदल मार्च करते हुए सेना नहीं आ सकती, वहां से सेना को हवाई जहाज से नहीं ला सकते, वहां से सेना को समुद्री जहाज से नहीं ला सकते, और वहां इतनी दूर रहकर
वहाँ जर्मनी के अंदर भारतीयों की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ जर्मनी के लोग, यूरोप के लोग कोई भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले नहीं है। तो उनको पता लगा कि रास बिहारी बोस जापान में है, जापान आए। तो जापान में आते ही सिंगापुर में, उस समय सिंगापुर जापान के अंडर में था, तो उस समय उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, रेडियो स्टेशन बनाया। वहां से वो टेलीकास्ट करते थे, देश के लोगों को जगाते थे। और वहां जो इस हिस्से में जापान, सिंगापुर और इस हिस्से में जो बर्मा के अंदर जो रहने वाले भारतीय थे, उनको साथ जोड़कर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। लेकिन आजाद हिंद फौज से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महत्व किसको दिया? सबसे ज्यादा महत्व दिया रेडियो को, कि विचार महत्वपूर्ण है। सेना बनाएंगे तो एक व्यक्ति को सैनिक बनाएंगे, विचार डाल दिया तो 1000 व्यक्ति सैनिक बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो चलाया। तो ये अगर आज ये नेता होते, आज ये क्रांतिकारी होते, तो क्या सोशल मीडिया का प्रयोग करते या नहीं करते? करते ना। तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, सोशल मीडिया में क्या है, जो विचार और जो ओपिनियन मेकिंग करने का काम है, व्हाट्सएप से ओपिनियन मेकिंग होती है क्या? नहीं होती। फेसबुक से ओपिनियन मेकिंग होती है? आपने कभी कोई टीवी के ऊपर हेडलाइन देखी कि फेसबुक के ऊपर यह मुद्दा दिखाई दिया? फेसबुक के ऊपर सब टाइप का जंक आता है, जिसके मन में जो आया वैसा ही डाल दिया। इतनी फीड आती है कि एक व्यक्ति ना देख सकता, ना पता लगता कि मुद्दा क्या चल रहा है। जो ओपिनियन मेकिंग का काम करता है वो ट्विटर जैसा टूल करता है। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं? केवल 5-7 लोग हैं जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी जो 5-7 है ना, इसमें इन्होंने 15 दिन से अकाउंट खोला नहीं होगा। अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन चलाते नहीं है। अब ट्विटर के ऊपर अकाउंट कौन चलाता है? ट्विटर के ऊपर अकाउंट चलवाने का काम करती है चाइना। चाइना ने अपने एजेंट, देखिए चीन ऐसा देश है जो भारत का तो दुश्मन है। चीन के देश में फेसबुक नहीं चलती, चीन के देश में गूगल नहीं चलता, चीन के देश में यूट्यूब नहीं चलती, चीन में व्हाट्सएप नहीं चलती, चीन में ट्विटर भी नहीं चलता। लेकिन वही चीन ट्विटर के लाखों अकाउंट खोलकर भारत को बदनाम करने के लिए ऑपरेट करने का काम करता है। पाकिस्तान लाखों अकाउंट खोलकर, ट्विटर के फर्जी अकाउंट खोलकर भारत को बदनाम करने का काम करता है। तो दुश्मन लोग तो लगे हुए हैं। इस देश के अंदर ऐसे लाखों लोग हैं जिनको अरब देशों से पेरोल पर हर महीने 10 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, ताकि वो भारतीय संस्कृति को रोज गाली देते रहें, ट्विटर के ऊपर रोज ट्रेंड चलाते रहें कि बाबा रामदेव ठग है, मोदी चोर है, योगी चोर है। जितने राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं उन सबके बारे में नेगेटिव ट्रेंड चलाते रहें। ये भारत के अंदर ही जो अपने आप को या तो वामपंथी कहते हैं, या अपने आप के ऊपर उन्होंने टैग लगाया हुआ है दलित का, वंचित का, बुद्धिजीवी का, या वामपंथी का, या किसी एनजीओ का, वो लोग दूसरे देशों से पेरोल पर पैसा लेकर रात रात भर ट्विटर के ऊपर बोगस चीजों के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। अब आप कहेंगे हिंदुस्तान की जनता तो 140 करोड़ है, 1-2 लाख लोग लगे हुए हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये जो 140 करोड़ लोग हैं ये तो सारे सोए हुए हैं। आप जैसे जो जागे हुए लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा समझते हैं, वो लोग भी इसका प्रयोग नहीं करता। तो ट्विटर के ऊपर उन जो 1 लाख लोगों की आवाज है ना, वही दिखाई देती है कि हिंदुस्तान के अंदर तो अगर कुछ हो रहा है तो वही हो रहा है जो ये ट्विटर के ऊपर वामपंथी लोग बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर ट्विटर का ट्रेंड देखा जाएगा तो इंडिया में क्या चल रहा है, इसका ओपिनियन कहां से बनेगी? ट्विटर के ऊपर देखकर। ट्विटर के ऊपर कौन एक्टिव है? आप और हम तो सोए हुए हैं। एक्टिव कौन है? केवल वामपंथी लोग, केवल देशद्रोही लोग, या चीन के चलाए हुए अकाउंट, या आईएसआई के चलाए हुए अकाउंट। तो उनको क्या लगेगा कि भारत के अंदर तो सब कुछ गड़बड़ है, भारत के अंदर तो दंगा हो रहा है, भारत के अंदर तो फसाद हो रहा है, भारत के अंदर तो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, भारत के अंदर तो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हो रहा है, भारत के अंदर तो गलत कानून बनाया जा रहा है, भारत के अंदर तो 370 गलत खत्म कर दी। तो ये दुष्ट लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन सज्जन व्यक्ति आप जैसे हम जैसे सोए हुए हैं, ध्यान में लगे हुए, साधना में लगे हुए हैं। तो सोते हुए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती, ना जीती जाती। तो आप सबको, आप फेसबुक चलाएं नहीं चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं नहीं चलाएं, लेकिन ट्विटर को जरूर चलाइए। रोज आपको ट्विटर को चलाना है, और ट्विटर को चलाना कोई मुश्किल नहीं है। ट्विटर को चलाना ऐसे ही है जैसे आप फेसबुक और व्हाट्सएप को चलाते हैं। अब आप कहेंगे जी हमें तो ज्यादा कुछ नहीं चलाना आता, तो कुछ और नहीं आता तो कम से कम
पतंजलि के जितने ट्विटर हैं, अकाउंट हैं, पूज्य स्वामी जी का अकाउंट है, उसके हर ट्वीट को रीट्वीट कीजिए, लाइक करिए, उसके ऊपर कुछ भी अच्छी अच्छी बातों का कमेंट करिए। उसके ऊपर कोई गलत कमेंट करता है ट्विटर पर, उसको मुंह तोड़ उत्तर दे दीजिए। गाली गलौज करने की जरूरत है तो वो भी कर दीजिए, कोई दूसरा कर रहा है तो। अब ये देखिए, ये सामने एक खबर है, ट्विटर ने कार्रवाई की, चीन का प्रोपोगेंडा फैलाने वाले 2.25 लाख अकाउंट को बंद किया। सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं होती। ये जो वामपंथी प्रोपोगेंडा कैसा होता है, आपने देखा होगा ना, 4-5 साल पहले एक बच्चे की फोटो आई, समुद्र के किनारे उल्टा लेटा हुआ एक बच्चा मर गया, देखी थी ना आपने फोटो? उस एक फोटो को दिखाकर पूरे यूरोप को ब्लैकमेल किया गया कि ये जो ईरान से, इराक से, सीरिया से शरणार्थी आ रहे हैं, इनको अपनी जगह दे दो, इनको भी जीने का अधिकार है। और आज फ्रांस में, यूरोप में जितने अपराध होते हैं, उन अपराधों में एक बड़ी संख्या उनकी होती है जिन आसमानी किताब वालों को वहां पर शरण दी गई। भारत के अंदर रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए हैं कि नहीं घुसे हुए? हर जगह घुसे हुए हैं, हरियाणा में भी घुसे हुए हैं, जम्मू में पूरी बस्ती बसाई हुई है। और जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं, वहां पर तो जो इस देश के अवैध घुसपैठिए हैं, देखिए, जो घुसपैठिया है उसका कोई धर्म नहीं है, हम ना उसको हिंदू कह सकते, ना उसको मुसलमान कह सकते, और मुसलमान के नाम पर भेदभाव नहीं है। जो अवैध घुसपैठिया आज यहां पर आया है, वो इस देश के संसाधनों को नष्ट करेगा। उसका इस देश से प्यार नहीं है कि ये देश बचा रहे, उसको तो ये है कि कोई 10-20 लाख रुपए दे दे तो इस देश की किसी धरोहर को नष्ट करना हो तो वो करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वो वहां से आज यहां आया है, यहां से ज्यादा पैसे जहां मिलेंगे वहां पर वो चला जाएगा। और हमारे देश में, इस देश को बनाने में, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हमारे पूर्वजों का खून पसीना लगा है, हमारे टैक्स का पैसा लगा है। हम किसी घुसपैठिए को अपने घर में कैसे घुसने दे सकते हैं? आपके शहर में, आपके गांव में कोई गुंडा मवाली, कोई भिखारी आपके बनाए हुए घर में कोई कहे कि आज से मैं भी इसके अंदर, आपने 4 कमरे बना रखे हैं, 1 कमरे में मैं रहूंगा, तो आप रहने देंगे? लेकिन ऐसे घुसपैठिए रोहिंग्या अपने भारत में घुसे हुए हैं कि नहीं घुसे हुए? बांग्लादेश में लगभग 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? लेकिन अपने देश में जो हम सोए हुए लोग हैं वो कभी आवाज ही नहीं उठाते। इस देश के 100 करोड़ लोग कभी आवाज उठाते हैं? उनको कोई फर्क पड़ता है? हमारे गली मोहल्ले में कोई एक रोहिंग्या आ जाए, हम कोई जहमत नहीं करते कि इसकी भाषा नहीं मिलती, इसकी कंप्लेंट कर दें। हम सोचते हैं हम क्यों चक्कर में पड़े, हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या बिगड़ने वाला है। हर शहर में रोहिंग्या हैं, लेकिन आपको कोई हिंदू समाज की ओर से, कोई देशभक्त समाज की ओर से कोई आवाज सुनाई देती है? कोई बोलता है, कोई कार्रवाई करता है? और अपने देश में ऐसे कुछ स्टेट हैं, जैसे कश्मीर है, जैसे बंगाल है, वहां पर कोई व्यक्ति जाएगा, रोहिंग्या आया, तो गांव में जो मुसलमान है, जिसकी मस्जिद में वो नमाज पढ़ने के लिए जाता है, वो उसको उसका वोटर कार्ड बना देता है कि ये मेरे गांव में पैदा हुआ था। वो उसको राशन कार्ड दे देता है, वो उसको आधार कार्ड दे देता है। उसके बाद वो बेखौफ दिल्ली में भी घूमता है, मुंबई में भी घूमता है, और उसके बाद कहीं धमाका करना हो तो धमाका करने का भी काम करता है। तो ये घुसपैठियों की जो वामपंथी, उनके बारे में ये कहते हैं ना कि उनका फेवर कैसे लेते हैं कि मानवता के नाते इनको रहने दिया जाए, इनको भी शरण पाने का अधिकार है, इनको भी जीने का अधिकार है, ये बेचारे बेबस हैं, ये लाचार हैं, इनको रहने दो। तो ऐसे ह्यूमन राइट के नाम पर एनजीओ का गैंग खड़ा हो जाता है। एनजीओ को पैसा कहां से मिलता है? विदेशों से मिलता है। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। आप यदि देश, धर्म, संस्कृति की, देशभक्ति की बात करेंगे ना, तो आपका विरोध शुरू हो जाएगा। और आप यदि नफरत फैलाने वाली, देशद्रोही बात करेंगे, तो आपको अरब से, ईरान, इराक से कोई ना कोई 20-30-50 हजार रुपए महीना देने वाला आपको पेरोल पर रख लेगा। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम सज्जन व्यक्ति उदासीन हैं, हम सज्जन व्यक्ति जागे हुए नहीं हैं। तो आधी घटनाएं ऐसी होती हैं, होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। रियलिटी कुछ और होती है, फिल्मांकन करके उसको कुछ और दिखाया जाता है। तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ झूठ भी फैलाया जाता है, हमें उस झूठ से भी सावधान रहना है। अभी जब कोरोना काल आया तो एक षड्यंत्र आईएसआई द्वारा किया गया। एक देश है ओमान, अरब का एक देश है, वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। वहां के मेंटेनेंस में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, शिपिंग में, वहां के भवन निर्माण में, ड्राइविंग में, बहुत सी संख्या में, लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं। तो वहां की राजकुमारी के नाम से आईएसआई ने एक फर्जी हैंडल बनाया। उस फर्जी हैंडल में भारत के ऊपर
आरोप लगाया और भारतीयों को धमकी दी कि यदि तुम अपने यहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करोगे तो हम जो ओमान में भारतीय काम करते हैं उनको बाहर निकाल देंगे। ओमान की राजकुमारी के साथ यह हैंडल बनाया और फिर यहां के जो वामपंथी लोग हैं ना, उन लोगों ने इसको मुद्दा बना दिया कि भारत के अंदर तो अत्याचार हो रहा है। भारत के अंदर क्या किसी के ऊपर हिंदू कोई अत्याचार कर सकता है? सनातन को मानने वाला कोई अत्याचार कर सकता है? वो तो अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक नहीं है, अत्याचार की तो बात ही नहीं है। तो ये हैंडल बनाया। उसके बाद भारत की, अब क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार है, मोदी जी बहुत सक्रिय हैं, डोभाल जी भी सक्रिय हैं, इस देश में कुछ होता है तो अब वो कम से कम एक्शन लेते हैं। पहले तो ऐसी सरकारें रही कि भारत में कुछ बदनामी होती रही तो उसको देखती रही, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। तो कुवैत, भारत ने फिर उस हैंडल को वेरीफाई किया, वो फर्जी हैंडल था, और ओमान की राजकुमारी से ही उन्होंने स्टेटमेंट दिलवाया कि ये मेरा हैंडल नहीं है और हमने कुछ नहीं कहा। भारत में इनका इकोसिस्टम कैसा है? कुछ चैनल हैं, जैसे नाम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर आते हैं जिनको भारत को गाली देनी है। भारत विरोधी कोई काम हो जाए तो उसके वो 50 उसको महिमा मंडित करेंगे, लेकिन भारत में कुछ अच्छा हो जाए तो वो उसके अंदर भी बुराई देख लेंगे। तो ये इस प्रकार के षड्यंत्र लगातार सोशल मीडिया में चलते हैं। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि चाइना के अंदर ट्विटर नहीं चलता, चाइना के अंदर वाइबो चलता है ट्विटर की जगह। तो चाइना की आर्मी ने, चाइना में वन आर्मी पार्टी है, वन पार्टी है, वन सरकार है, एक ही दल है, कोई दो दल नहीं है, कोई चाइना का विरोध नहीं कर सकता। चाइना के अंदर 1948 के बाद 1990, 2000, 2010 तक तो इतना टेरर रहा है वहां की सरकार का कि एक बेटा अपने बाप से घर के अंदर भी कम्युनिस्टों की बुराई नहीं कर सकता था। अगर उसने घर के अंदर भी, पत्नी ने पति के सामने कुछ कह दी तो वो पति कम्युनिस्ट सरकार के सामने कह देता था और उसको जेल में या तो मार दिया जाता था या फांसी के ऊपर लटका दिया जाता था। ऐसा टेरर रहा है कि सरकार की कोई बुराई नहीं कर सकता। चाइना में चाइना की सरकार ने जो कर दिया, वहां पर आपने एक शब्द भी बोला तो आपको गायब कर दिया जाएगा। जैकमा नाम का, जो अलीबाबा कंपनी का जो मालिक है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, ऊपर के 10 व्यक्तियों में से है, उसको, उसने एक स्टेटमेंट चाइना के विरोध में दे दी, उसको गायब कर दिया। 2 महीने तक गायब किया, उसके बाद एक बार उसको एक दिन के लिए दिखा दिया, उसके बाद फिर वो गायब है। तो चीन में कोई भी अपनी सरकार के विरोध में नहीं बोल सकता। वहां पर भी चीन अपने लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ने के लिए चाइना की आर्मी ने एक कंपटीशन, एक प्राइज रखा कि ऐसे लोग जो चाइना की आर्मी का अपने देश में प्रचार प्रसार करेंगे सोशल मीडिया में, उनको गवलान घाटी का पत्थर गिफ्ट में दिया जाएगा। अब ये गवलान घाटी का पत्थर देना और ये प्रतियोगिता करना, ऐसा प्राइज देना, इससे क्या होगा? इससे चाइना के अंदर देशभक्ति बढ़ेगी। चीन, जहां पर पहले से सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, मीडिया पूरा कंट्रोल में है, चाइना में एक ऐसी भी न्यूज नहीं जा सकती जो चाइना की सरकार ना चाहे। चाइना में कोई साइट नहीं खुल सकती जो चाइना की सरकार ना चाहे। हम यहां पर कुछ लिखें, चाइना में वो दिखाई नहीं देगा जब तक वहां की सरकार नहीं चाहे। इतना कंट्रोल है। अपने यहां तो आप मीडिया खोल के देखें तो सरकार, देश, धर्म, संस्कृति की बुराई ज्यादा मिलती है कि नहीं मिलती? अच्छाई कम मिलती है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खूब झूठ बोला जाता है, षड्यंत्र किया जाता है, पाखंड फैलाया जाता है। तो चाइना में इतना होते हुए भी, सोशल मीडिया के प्रभाव को जानते हुए, वहां की आर्मी सोशल मीडिया का प्रयोग करती है। और आर्मी प्रयोग करते ही क्या कहती है कि सोशल मीडिया पे चीन की आर्मी का प्रचार करो, आपको हम गवलान घाटी का पत्थर गिफ्ट करेंगे। दिख रहा है ना सामने? लेकिन अपने देश में इस देश की आर्मी के ऊपर पत्थर पड़ते रहे तो भी कोई जागता नहीं है, कोई उनकी सपोर्ट में बोलने वाला नहीं है। तो हमें सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करो तो गवलान घाटी का पत्थर मिलेगा। अभी देखिए, बहुत बार सोशल मीडिया में बायकॉट पतंजलि के नाम से ट्रेंड चलता है कि पतंजलि तो का बायकॉट करो। कौन चलाता है? ये वामपंथी लोग चलाते हैं। तो उसके बाद हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो पतंजलि की सेवा, पतंजलि को सपोर्ट, ये ट्रेंड चलाते हैं। बहुत सा सोशल मीडिया के ऊपर दुष्प्रचार किया जाता है। कभी कहा जाता है कि पतंजलि तो चिकन मसाला निकालेगी, कभी कहा जाता है कि जैसे जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने आंदोलन किया तो उस समय एक और आंदोलन चल रहा था जिनकी दिल्ली में आज सरकार है, अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था।
तो देश के लोगों को यह लगता था कि अन्ना हजारे जी तो अच्छे व्यक्ति हैं, और जो दूसरा आंदोलन चल रहा है वो तो झगड़ा करने का, टंटा करने का, हुड़दंग करने का आंदोलन है। क्यों? क्योंकि मीडिया ने वैसा बना दिया। अन्ना हजारे का आंदोलन बाहर से समर्थित था। अन्ना हजारे के आंदोलन में पूरा पेड मीडिया लगा हुआ था। उनके 10 व्यक्ति भी कहीं सड़क पर निकलते थे तो हेडलाइन क्या बनती थी कि पूरा भोपाल निकला सड़कों पर। और पतंजलि के 1 लाख व्यक्ति रामलीला मैदान में आदर्श तरीके से, अहिंसक तरीके से वहां पर इकट्ठे होते थे, सत्याग्रह करते थे, तो हेडलाइन क्या बनाते थे कि रामलीला मैदान में बाबा रामदेव की रामलीला। बनाते थे कि नहीं बनाते थे? हेडिंग से शब्दों का चयन ऐसा करते थे जिससे यह लगे कि हमारा आंदोलन बदनाम हो जाए और उस आंदोलन को समर्थन मिले। क्यों? क्योंकि वो एनजीओ का आंदोलन था। उस आंदोलन से क्या निकला वो आज पूरे देश के सामने है। कभी ये खबर फैलाते हैं कि पूज्य स्वामी जी घुटनों की सर्जरी के लिए विदेश में गए। अच्छा, जिसके घुटनों की सर्जरी हो वो पद्मासन में बैठ सकता है टेक्नोलॉजी ऐसी, वो जो योगिक जॉगिंग कर सकता है। फिर झूठ फैलाते हैं कि पतंजलि का घी परीक्षण में फेल हो गया। आज तक पतंजलि का एक भी सैंपल फेल नहीं हुआ है। फिर खबर फैलाते हैं कि जैसे शाहरुख खान को एक बार रोक लिया तो उसके बारे में क्या कहते हैं, किंग खान। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, शाहरुख खान का इस देश के उत्थान में, विकास में क्या योगदान है? कोई एक योगदान बता के दिखा दो। उसका योगदान यह है, उसने ये सिखाया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ कि बेटी बाप को छोड़कर घर से भाग जा सकती है। यही सिखाया ना। उसकी पूरी उपलब्धि क्या है? लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता? किंग खान। राजशाही खत्म हो चुकी है, लेकिन जो पेड मीडिया है, भांड मीडिया है, वो इनको राजा कहता है, बादशाह कहता है, कि जैसे अकबर के बाद यही बादशाह हुए हैं। अभी सोशल मीडिया पर थोड़े से राष्ट्रभक्त जाग रहे हैं, तो अब इनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई हैं, बायकॉट का ट्रेंड चलना शुरू हुआ है, और ये सब घबराए हुए हैं। अब इनको ये लगा है कि अब ये अगर सनातन समाज, हिंदू समाज, राष्ट्रभक्त समाज जाग गया है तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। मीडिया के माध्यम से हम कोई चोटी रखें तो चोटी रखने वाले को मजाक की नजर से देखा जाता है, जनेऊ पहनना क्या गर्व से देखा जाता है। कोई धोती में निकले तो एयरपोर्ट के ऊपर उसका मजाक बन जाता है, किसी होटल में वो जा नहीं सकता। फिल्मों के माध्यम से आपको एक वो गाना ध्यान आता है ना, एक चतुर नार बड़ी होशियार, उसमें चोटी जनेऊ के साथ, धोती के साथ एक पंडित जी को दिखाया जाता है और उसको मजाक के रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद पंडित नाम का, पुरोहित नाम का, या कोई जिसने भी धोती जनेऊ पहना है, चोटी लगाई हुई है, उसको एक प्रतीक बना दिया टीवी में कि किसी को मूर्ख दिखाना है ना, उसके ऊपर एंटीना की तरह चोटी लगा दो। कपिल शर्मा का जो शो आता है उसमें एक व्यक्ति को जिसको मूर्ख दिखाते हैं, मोटा सा, भद्दा सा, गलत तरीके से, फूड तरीके से हास्य करते हुए, उसको चोटी लगाई हुई है। तो सुनियोजित तरीके से टीवी सीरियल ने और फिल्मों ने हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। जैसे शोले फिल्म में एक मंदिर है, एक मस्जिद है, हिंदू गांव है, ठाकुर गांव है, मुसलमान का एक परिवार दिखाया है। उस पूरी शोले फिल्म में क्या मुसलमान के एक परिवार को दिखाने की आवश्यकता थी? कहीं उसकी कहानी में वो फिट बैठता है? सोचिए आप थोड़ा सा। लेकिन उसको दिखाया है गांव में बिजली नहीं है लेकिन मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ है। एक मुसलमान के लिए मस्जिद बनी हुई है, और जो मंदिर बनाया हुआ है, मस्जिद तो अच्छी बनाई हुई है लेकिन जो मंदिर बनाया हुआ है वो टूटा फूटा मंदिर बनाया हुआ है। और वो जो मंदिर है वो किस काम आता है? वो केवल लड़की छेड़ने के लिए काम आता है कि धर्मेंद्र वहां पर जाता है तो हेमा मालिनी को छेड़ने का काम करता है। तो षड्यंत्र क्या? बच्चे जो फिल्म देखेंगे उनके मन में क्या आया कि मंदिर तो लड़की छेड़ने की जगह है, और भावना क्या बनी कि ये जो मुसलमान है ये तो बहुत ईमान का पक्का है, पाक पाबंद है, इसका बेटा मर गया लेकिन अजान की आवाज आई तो ये मस्जिद की ओर चल पड़ा। तो हम किसी दूसरे धर्म वाले व्यक्ति को टोपी लगाए हुए देखते हैं और वो कुछ बकरी भी काटता है तो हमारे मन में विचार नहीं आता कि ये गलत कर रहा है। कहीं वो सड़क के ऊपर नमाज भी पढ़ता है तो हमें लगता है कि ठीक कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने ईमान का पक्का है। और हमारे किसी व्यक्ति को, हम धर्मगुरु को देखते हैं, किसी साधु सन्यासी को देखते हैं तो मन में यह विचार आता है कि ढोंगी होगा, इसको खाना नहीं मिला होगा इसलिए साधु बना है। तो ये सारा प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण किससे हुआ है? टीवी से,
सीरियल से, फिल्मों से और सोशल मीडिया से हुआ है। हमें सोशल मीडिया का प्रयोग इस देश, धर्म, संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए करना है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस देश के साधुओं को गौरव देने का काम किया है। एक साधु क्या होता है, एक सन्यासी क्या होता है, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिखाया है देश के लोगों के सामने। तो यह षड्यंत्र लगातार चलता है। कैसे षड्यंत्र चलता है? जैसे फर्जी खबर शेयर कर दी कि पूज्य स्वामी जी का तो हार्ट अटैक हो गया, उनकी तो आंत उलझ गई, उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पूज्य आचार्य जी के बारे में फर्जी खबर शेयर कर दी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उनको भी हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की खबरें आती हैं, तो ये खबरें आपको कहीं नहीं मिलेंगी कि जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर से कैंसर होता है, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन पतंजलि की कोरोनिल लॉन्च हुई, कोरोनिल को कभी बैन नहीं लगाया गया। कोरोनिल आज भी बिक रही है। कोरोनिल किसी भी स्टोर से ले सकते हैं, बिल से ले सकते हैं। कोरोनिल में कोई हानिकारक तत्व नहीं, कोरोनिल से एक व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ। इस जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर से करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ, लाखों लोगों को कैंसर हुआ और इनके ऊपर 60,000 से ज्यादा तो मुकदमे दर्ज किए गए, 60,000। लेकिन फिर भी आप जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के रूप में मीडिया को देता है। कभी पतंजलि भर्ती के नाम से सोशल मीडिया में, कभी पतंजलि वेलनेस के नाम से, योगग्राम के नाम से फर्जी लिंक लोग बना देते हैं। तो इन सब से आपको सावधान भी रहना है। पतंजलि में नौकरी के नाम से ठगी करते हैं। पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए, चिकित्सालय देने के लिए, आरोग्य केंद्र देने के लिए ठगी करने का काम करते हैं। कभी वो घी की फर्जी रिपोर्ट वायरल करते हैं। थोड़े दिन पहले भी आरोप लगाया कि पतंजलि का घी सैंपल फेल हुआ। पतंजलि के घी का कोई सैंपल फेल नहीं हुआ, वो लैब फेल हो गई। उस लैब ने माफी मांगी कि हमने ये जो रिपोर्ट दी है ये गलत रिपोर्ट दी है, और उस लैब के ऊपर मुकदमा किया हुआ है। पतंजलि का घी आज भी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? कोई अगर सैंपल फेल होता, कोई मिलावटी सामान होता तो क्या बिक पाता? और हम दावे के साथ कहते हैं कि आप में से भी और कोई भी व्यक्ति जो हमारा दुश्मन भी है, वो पतंजलि के घी को ले, किसी भी लैब में जांच करवा ले, सीलबद्ध पैकेट को लेकर चला जाए, उसके अंदर 1% भी कमी नहीं मिलेगी। ये फर्जी खबर जो भारत समाचार ने चलाई थी, इसको भी पूरा मुंह तोड़ उत्तर दिया गया। फिर ये जो वामपंथी गैंग है ना, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, ये सब मानसिक दिवालियापन में है, ये सब पागल हो चुके हैं। तो ये सब जब भी पतंजलि के बारे में कुछ मौका मिलता है तो नेगेटिव कहने की कोशिश करते हैं, फिर हम उनके ऊपर मुकदमा ठोकते हैं। अब ये जो भारत समाचार है, ये पतंजलि की तो बुराई कर रहा है, लेकिन इसके खुद के ऊपर छापे पड़े हैं, इसके एडिटर के ऊपर छापे पड़े हैं। जो खुद ब्लैकमेलर हैं, जो ऐंठने का काम करते हैं, वो कई बार झूठा आरोप लगाते हैं। तो सोशल मीडिया में आपको कुछ भी नेगेटिव खबर दिखाई दे तो उसके ऊपर आपको यकीन नहीं करना है। तो ये हमारा जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया में पूज्य स्वामी जी महाराज का फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। उस फेसबुक अकाउंट को आपको फॉलो करना है और रोज जो पूज्य स्वामी जी महाराज की फेसबुक पोस्ट आए उनको पहले कमेंट करना है उसके ऊपर, और कुछ कमेंट नहीं कर सके तो केवल इतना लिखो, सादर प्रणाम स्वामी जी, ठीक है। उसके बाद लाइक करना है, फिर उसको शेयर करना है, एक काम। दूसरा, यूट्यूब के ऊपर पूज्य स्वामी जी के नाम से चैनल बना हुआ है, भारत स्वाभिमान के नाम से चैनल बना हुआ है, आई सपोर्ट बाबा रामदेव के नाम से चैनल बना हुआ है, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के नाम से चैनल बना हुआ है। उन चैनल को आपको लाइक करना है, उनको फॉलो करना है। आपको यह लगता हो कि आपको यहां पर जितने लोग यहां पर आए हैं ना, आपको और वीडियो देखने हैं, तो उन वीडियो को देखने के लिए आप भारत स्वाभिमान चैनल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मेरे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। आपको योग आयुर्वेद के ऊपर पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी के अलग अलग बीमारियों के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। और जो पतंजलि संगठन के लोग जो मंच के ऊपर लगातार रहते हैं, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, उन सबके वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो यूट्यूब के ऊपर आपको लाइक करना है ताकि आपको पता रहे कि पतंजलि में क्या रहा। और ट्विटर के ऊपर पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी के अकाउंट को आपको फॉलो करना है। और ट्विटर के ऊपर भी रोज दिन में 2 मिनट का समय निकालकर ट्विटर अकाउंट खोलकर उसको जितने ट्वीट हो उनको लाइक करें, उसके ऊपर कोई एक कमेंट करें, किसी ने कुछ गलत लिखा हुआ है उसको
उत्तर दें और उसको रीट्वीट कर दें। ये काम हमें करना है। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? व्हाट्सएप के ऊपर आपको कोई संदेश आए, उस व्हाट्सएप के संदेश को अपने दोस्तों के, अपने फैमिली के, अपने जितने ग्रुप आपके हैं उन ग्रुप में डाल दीजिए जिसमें कोई दूसरा नहीं डालता। जैसे होता क्या है कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस एक ग्रुप में मैं भी मैसेज डाल दूंगा, आप भी डाल देंगे, आप भी डाल देंगे, तो एक ही मैसेज रिपीट होगा। तो आपको किस ग्रुप में मैसेज डालना है? उन ग्रुप में डालना है जहां पर पहले मैसेज नहीं गया है। तो ये आज हमने थोड़ी सी सोशल मीडिया की बात की। सोशल मीडिया के ये सारे अकाउंट हैं, सर्च करके आप इनको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में हम सबको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या शांत बैठे रहें? शांत बैठे रहें तो आईएसआई लगी हुई है। आईएसआई ने क्या किया? लगभग 2 लाख अकाउंट बनाए, फर्जी अकाउंट बनाए, जो इस्लामाबाद से, कराची से ऑपरेट हो रहे थे। उनके अंदर लोकेशन उन्होंने किसी और देश की रखी और भारत के बारे में अलग अलग भाषाओं में गलत सलत वो लगातार पोस्ट करते रहे, लगातार ट्रेंड चलाते रहे। तो आईएसआई 2 लाख अकाउंट चलाती है भारत को बदनाम करने के लिए। तो हम भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो आईएसआई को टक्कर नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कम से कम योग आयुर्वेद का प्रचार तो कर सकते हैं ना। आपने योग आयुर्वेद का प्रचार कर दिया तो सनातन संस्कृति का प्रचार हो जाएगा। आपने योग आयुर्वेद का, पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी के विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा दिया तो ये देश मजबूत बन जाएगा, उनके मंसूबे फेल हो जाएंगे। तो ये हमने सोशल मीडिया का आज विषय था, थोड़ी सी हमने बातचीत की। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं जो आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था वो स्पष्ट कर पाया हूंगा और आपने समझ लिया होगा। सबसे महत्वपूर्ण विचार है, एक विचार एक व्यक्ति के मन में पैदा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। उस विचार को स्थापित करने के लिए, उसके तर्क देने के लिए, उसके उदाहरण देने के लिए, लोगों को अपना समूह बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए, उस विचार से दूसरे लोगों को जोड़कर कोई भी बड़ा काम किया जा सकता है। जितने ये जो धर्म चले ना, ये इसी विचार के आधार पर चले। एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि मैं तो ऐसा संप्रदाय चलाऊंगा, उसने चला दिया, बस वो पूरी ताकत के साथ उस विचार के पीछे लग गया। आपको नया विचार लाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति विचारक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति दार्शनिक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति अपने पीछे लाखों करोड़ों की फौज खड़ी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति संगठन नहीं बना सकता, सबके अंदर योग्यता नहीं होती। लेकिन आप इस योग आयुर्वेद स्वदेशी के विचारों को पूज्य स्वामी जी महाराज का शिष्य बनकर, उनका योद्धा बनकर उसको प्रचार तो कर सकते हैं ना। तो आप विचारक नहीं बन सकते तो प्रचारक जरूर बनना है हम सबको, कि हमने देख लिया ये विचार ठीक है, हमें विचार करने की जरूरत नहीं है, इस विचार का सब तक प्रचार करना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, वंदे